साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी एक्ट की धारा 7, 13(1)D, 13(2) माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट का निर्णय बाबूलाल बनाम उड़ीसा राज्य CRA 155 1997 निर्णय हुआ है 29/10/2024 को। साथियों, मामले के तथ्य क्या हैं, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। शिकायतकर्ता के जो पिता हैं, इस मामले में शिकायतकर्ता के पिता के नाम 27 डिसमिल जमीन थी। कितनी थी? 27 डिसमिल। 27 डिसमिल पिता के नाम जमीन थी और जो शिकायत करता है वो अपने नाम कराना चाह रहा था। क्या कराना चाह रहा था? अपने नाम म्यूटेशन कराना चाह रहा था। तो इसके लिए शिकायतकर्ता ने अपने क्षेत्र के तहसीलदार से संपर्क किया। उसके बाद यहां पर आवेदन प्रस्तुत किया गया शिकायतकर्ता के द्वारा और फिर इस आवेदन में RI और पटवारी के द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है RI या पटवारी के द्वारा। अब शिकायतकर्ता RI से मिलता है और RI के द्वारा 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की जाती है। दोनों के बीच बातचीत तय होती है और 600 में बात हो जाती है। उसके बाद पहली किस्त के रूप में कितने? 250 रुपए दिए जाने थे। तो इसी बीच शिकायतकर्ता ने सतर्कता कार्यालय में शिकायत की। कहाँ की? सतर्कता कार्यालय में। यानी कि जब भी शिकायत होती है तो या तो सतर्कता कार्यालय में या लोकायुक्त, UW, CBI, ACB, यहां शिकायतकर्ता शिकायत करते हैं। उसके बाद फिर और शिकायत किसके अगेंस्ट होती है? लोक सेवक के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट होती है? लोक सेवक के अगेंस्ट। उसके बाद फिर ट्रैप दल का गठन किया जाता है। शिकायत होने के बाद शिकायत की पुष्टि हुई। शिकायत की पुष्टि होने के बाद फिर मामला कायम किया गया। मामला कायम हो जाने के बाद जैसे मामला कायम हो गया उसके बाद फिर ट्रैप की व्यवस्था की गई। क्या की गई? ट्रैप व्यवस्था की गई। ट्रैप की व्यवस्था की गई। इसमें ट्रैप में होता क्या है? देखिए, एक शिकायतकर्ता होता है जिसने शिकायत की है, यानी जिसको अपनी पिता के नाम जो 27 डिसमिल जमीन है अपने नाम म्यूटेशन कराना है। तो यहाँ शिकायतकर्ता होता है। उसके बाद सतर्कता टीम है, प्रभारी अधिकारी होगा और अधीनस्थ स्टाफ होगा। कौन होगा? अधीनस्थ स्टाफ। उसके बाद फिर होंगे पंच साक्षी जो कि 2 रहते हैं और यहां फिर आरोपी। अब साथियों, जब भी ट्रैप की व्यवस्था होती है, इसमें इस केस में 2/11/1991 को सतर्कता पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर्ड कर ली गई। उसके बाद फिर ट्रैप की व्यवस्था की गई। शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ। 250 रुपए शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किए गए। सतर्कता टीम के द्वारा पंच साक्षियों के सामने जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है पूरी कार्रवाई की गई। नोटों में फिनाप्थलीन पाउडर लगाया गया। उसके बाद शिकायतकर्ता को उचित समझाइश दे करके आरोपी को रिश्वत देने के लिए रवाना किया गया। साथ में नजरी छुपाव रखते हुए सतर्कता टीम और साथ में पंच साक्षी भी गए और जो आरोपी हैं RI, इनको रंगे हाथ क्या कर लिया गया? सतर्कता टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद फिर टीम जो भी आयु है जिसने मौके की कार्रवाई की है, 2 प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं। पहली कार्रवाई होती है, देखिए, ट्रैप तक की, यानी कि पहली शिकायत से, यानी पहला आवेदन, प्रथम आवेदन, उसकी पुष्टि, द्वितीय आवेदन, ट्रैप होगा। उसके बाद जब ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप होने के बाद जो भी जब्ती हुई की गई है, जब्ती की कार्रवाई जो भी की गई है उसका डिस्पोजल यानी FSL आयु भेजेगा पहला। जब इतनी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद फिर सेकंड आयु यानी द्वितीय विवेचक नियुक्त किया जाएगा। वो द्वितीय विवेचक नियुक्त किया जाता है SP के द्वारा। जब द्वितीय विवेचक नियुक्त होगा तो ये जो पूरी केस डायरी है वो केस डायरी किसके पास जाएगी? सेकंड आयु के पास जाएगी।
सेकेंड आयु उसमें फिर आगे की कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर क्या होने पर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर चार्जशीट कहां पेश की जाएगी, कोर्ट में फिर एफआर पेश होगा। जब कोर्ट में एफआर पेश होगा तो कोर्ट में फिर दोनों पक्षों को सुना जाएगा। क्या किया जाएगा, कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाएगा। एक पक्ष शासन का होगा, दूसरा पक्ष आरोपी का होगा। शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखते हैं, और आरोपी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता यानी जो भी विद्वान अधिवक्ता रहते हैं उनके द्वारा पक्ष रखा जाता है। एफआर कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट ने देखा कि हाँ मामला बन रहा है, संज्ञान लिया और आरोप लगा दिए। क्या कर दिए, आरोप लगा दिए, चार्ज। उसके बाद जो अभियुक्त है उसने उन आरोपों से इनकार किया और पूरी जो भी प्रोसीडिंग है उसको लड़ने के लिए तैयार हुआ, मतलब कि वो ट्रायल उसमें चाह रहा है। तो यहां शासन का पक्ष यानी अभियोजन यानी जो शिकायत करता है उसका पक्ष रखा जाएगा, और यहां आरोपी, जो आरोपी है आरोपी का पक्ष अधिवक्ता रखेंगे। इस मामले में होता क्या है कि शासन के द्वारा संपूर्ण मामले में अपनी कार्रवाई जो भी शासन के द्वारा यानी जो भी सतर्कता विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआर प्रस्तुत किया गया है, इन एफआरओ में जो भी आरोप आरोपी के अगेंस्ट लगाए गए हैं उनकी पुष्टि करने के लिए 8 गवाह करवाए गए। कितने गवाह करवाए गए, 8 गवाह। किसके द्वारा करवाए गए, अभियोजन के द्वारा कराए गए। उसके बाद होता क्या है, जो कोर्ट है, अब कोर्ट में जो ट्रायल होगी वो स्पेशल कोर्ट रहेगी। कहाँ रहेगी, विशेष न्यायालय रहेगा। क्या रहेगा, विशेष न्यायालय में सुनवाई होती है। अब साथियों जो विचारण कोर्ट है, कौन, विचारण कोर्ट, विचारण न्यायालय, विचारण न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, इस पक्ष को भी सुना गया और इस पक्ष को भी सुना गया। यानी कि अभियोजन पक्ष के जो 8 गवाह थे उनको भी सुना गया, और जो आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में गवाह प्रस्तुत किए थे उनको भी सुना गया। उसके बाद अभियोजन के तरफ से तर्क रखे गए और आरोपी की तरफ से भी तर्क, लिखित जवाब, ये सारी चीजें की गई। उसके बाद लास्ट में विचारण कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। विचारण कोर्ट ने जो अभियुक्त है इस मामले के आरआई अभियुक्त हैं उनको क्या सुनाई, सजा सुनाई। कितनी सजा सुनाई गई, 1 वर्ष का कारावास। कितना, 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना। कितना सुनाया, 1000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। तथा चूक करने पर पीसी अधिनियम की धारा 13(1)D के साथ 13(2) के तहत 3 महीने सश्रम कारावास और 6 महीने की सश्रम कारावास और 500 रुपए का जुर्माना भरने तथा चूक करने पर पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत 1 महीने और सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मतलब ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट सुनाया कि अगर आप चूक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके बाद होता क्या है, जो इसमें अभियुक्त हैं जिनकी दोष सिद्धि हुई है इनके द्वारा फिर अपील की जाती है माननीय हाईकोर्ट में। उड़ीसा हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत होती है। कहाँ होती है, माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट में। जो अभियुक्त हैं, कौन अभियुक्त हैं, अभियुक्त यहाँ अपील करता है। कौन अपील करता है, अभियुक्त अपील करता है। अपीलकर्ता ने कहाँ अपील की, माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट में अपनी दोष सिद्धि के अगेंस्ट। अभियुक्त अपीलकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय के दोष सिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट हैं तथा वर्तमान आपराधिक अपील में उसी का विरोध किया गया। मतलब जो अभियुक्त है उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, और जैसे ही अपील प्रस्तुत की गई कहाँ, उड़ीसा हाईकोर्ट में। जब उड़ीसा हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है तो उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा जो रिकॉर्ड है यानी जो फाइल है उसको देखा जाता है। क्या किया जाता है, फाइल को देखा जाता है। साथियों माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि साक्ष्य, जो भी साक्ष्य हैं उन सब का मूल्यांकन किया गया। किसके द्वारा, उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा मूल्यांकन किया गया, और विचारण कोर्ट के फैसले का विश्लेषण किया गया। जो भी साक्ष्य हैं
उनका मूल्यांकन किया गया और उसके बाद जो विचारण कोर्ट ने फैसला सुनाया था, विचारण कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उस फैसले का विश्लेषण किया गया कि जो फैसला है वो सही है कि नहीं है। इस पर विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा विश्लेषण किया गया। विद्वान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को विश्वसनीय पाया और उन साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता से आरोपी अपीलकर्ता द्वारा इस पद की मांग की और स्वीकृति के तथ्य को साबित कर दिया। साथियों, जो विचारण कोर्ट है, विचारण कोर्ट ने अभियोजन पक्ष है, जो भी अभियोजन पक्ष है, अभियोजन पक्ष ने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, अभियोजन पक्ष द्वारा जो भी साक्ष्य पेश किए गए थे, उन पर विचारण कोर्ट के द्वारा विश्वसनीयता पाई गई। क्या किया गया? विश्वास किया गया, विश्वसनीयता पाई गई। उसके बाद होता क्या है कि जब विश्वसनीयता पाई, उन्हीं साक्ष्यों पर, जिन पर विश्वसनीय पाई, उन्हीं साक्ष्यों पर सजा सुनाई थी। किसके द्वारा? विचारण कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई थी और सजा में इस बात की पुष्टि की थी, जो आरोपी हैं, जो आरोपी इस मामले के, उनके द्वारा क्या की गई? रिश्वत की मांग और स्वीकृति। क्या की गई? स्वीकृति। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, मांग करना और स्वीकृति दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हम पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से कुछ निर्णय बता चुके हैं। जिन साथियों ने मांग और स्वीकृति से संबंधित हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर देख लें। ट्रायल कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि जाल बिछाने वाले पक्ष द्वारा प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक पालन किया गया है। साथियों, विचारण कोर्ट ने यह कहा कि जो सतर्कता टीम है, सतर्कता टीम ने जो ट्रैप कार्रवाई की पूर्ण सावधानी से की है। और यह भी विचारण कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना किसी संदेह के अपीलकर्ता के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई है और फिर उसके द्वारा क्या किया गया? सजा सुनाई गई। साथियों, जो विचारण कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया कि पर्याप्त सामग्री थी, इसलिए सजा सुनाई गई। जो शिकायत करता है उसके एविडेंस हुए, जो 8 गवाह अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उन 8 के बयान हुए। उसके बाद उनका क्रॉस आरोपी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया, आरोपी पक्ष के द्वारा क्रॉस किया गया और फिर 313 के आरोपी के बयान भी हुए। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो PW1 और 5 की गवाही, मतलब जो गवाह हैं 8, इसमें माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जो PW10 है, PW1 और 5, PW1 और 5 हैं की गवाही से पता चलता है कि उन्हें दिए गए निर्देश के अनुसार वे आपके कार्यालय गए थे। यानी किसके कार्यालय गए थे? अभियुक्त के कार्यालय गए थे। इससे पहले और भी जो स्टेटमेंट हुए हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में नजर डाल लेते हैं, किस प्रकार के स्टेटमेंट हुए हैं, कौन कौन से गवाह करवाए गए हैं, ये भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। साथियों, सतर्कता पुलिस ने जाल बिछाया। क्या किया? ट्रैप, यानी जाल बिछाया था और जाल बिछा के फिर ट्रैप कार्रवाई की थी। जाल में जो फंसाने वाले गवाह थे, जाल में जो फंसाने वाले गवाह थे, जैसे कि PWS 5, 7 और 8, ये 3 गवाह थे कि साक्ष्य से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियुक्त पहली ही बार में भ्रमित हो गया था और वह IOPW 8 द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि उसके पास दागी धन कैसे आया। मतलब जो आयु है, IO, यानी जो उस चीज का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है,
आयो कौन है? PW8 है, यानी गवाह नंबर 8 आयो है। आयो के द्वारा जब अभियुक्त से सवाल पूछा गया कि जो डाकी नोट है कैसे आया, तो वह पहली बार में जो अभियुक्त है उस चीज का जवाब नहीं दे पाया, चुप रहा। उसके हाथ धोने के बाद ही उसने शिकायतकर्ता से धन स्वीकार करना स्वीकार किया। फिर उसके बाद अभियुक्त के हाथ धुलाए गए। जब हाथ धुलाए गए तो उसके बाद फिर इस बात को स्वीकार किया गया कि उसने शिकायतकर्ता से रिश्वत राशि प्राप्त की। इससे पता चलता है कि अभियुक्त ने अपने मन से ऐसा कहा जो बाद में सोचे गए विचार के अलावा और कुछ नहीं। आयो जो PW8 है कि जिरे से यह देखा भी गया है कि बचाव पक्ष ने उसे यह सुझाव नहीं दिया है कि उसने संग्रह मुहर्रिर को, यदि वह उस समय RI के कार्यालय में मौजूद था, सीमांकन मूल के रूप में 250 रुपए की स्वीकृति के लिए शिकायतकर्ता को रसीद जारी करने की अनुमति नहीं दी। साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के सामने आ रही है, इसमें यह निकल के आ रही है कि साथियों जो आयु है, जिरह के दौरान यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्या हुआ? क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अब क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ क्या होता है यह भी जानना बहुत जरूरी है। चीफ एक बार बयान होते हैं, जो भी पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट में आकर के साक्षी बयान देता है, और जो चीफ बयान होता है उसका फिर क्रॉस किया जाता है, यानी उसमें से फिर जो आरोपी पक्ष है उसके अधिवक्ता की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है वही यह आई है कि आयु की जिरह से यह भी देखा गया है कि बचाव पक्ष ने उसे यह सुझाव नहीं दिया। जो बचाव पक्ष यानी अभियुक्त का जो पक्ष है उसके द्वारा यह सजेशन नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? सुझाव नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? सुझाव नहीं दिया गया। कैसा सुझाव नहीं दिया? कि उसने संग्रह जो RI ऑफिस में जो रुपए रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो उस चीज के लिए कलेक्ट करने का काम करता है, रसीद देता है, इस प्रकार सजेशन नहीं दिया कि संग्रह मुहर्रर को, यदि वह उस समय RI के कार्यालय में मौजूद था, सीमांकन शुल्क के रूप में 250 रुपए की स्वीकृति के लिए शिकायतकर्ता को रसीद जारी करने की अनुमति नहीं दी। मतलब कि जो आयु है, आयु ट्रेप के समय उस कार्यालय में, अभियुक्त के कार्यालय में मौजूद था, और जो वहां क्लर्क बैठा हुआ था जो रसीद काटता है, उसको आयु ने रसीद काटने की अनुमति नहीं दी। सीमांकन शुल्क के रूप में 250 रुपए की स्वीकृति के लिए शिकायतकर्ता को रसीद जारी करने की अनुमति नहीं दी। यानी कि जो 250 रुपए का लेन देन हुआ, ये शुल्क के रूप में हुआ, जिसकी रसीद अभियुक्त के द्वारा दिलवाई जा रही थी, जो कि आयु ने नहीं देने दी। इस प्रकार का सजेशन भी नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? सजेशन भी नहीं दिया है। आरोपी के हाथ धोने के साक्ष्य के साथ साथ, आरोपी है, अभियुक्त के हाथ धुलाए गए। हाथ धुलाने के साक्ष्य के साथ साथ PW गवाह नंबर 7 और गवाह नंबर 8 के साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारण कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य है कि आरोपी ने अपनी मांग को नवीनीकृत करने के बाद म्यूटेशन मामले के संबंध में जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में दूसरे धन स्वीकार किया, एक मकसद या इनाम के रूप में है। तो इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि उनके द्वारा जो अभियुक्त है 250 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की। यदि उसकी दलील कि उसने सीमांकन शुल्क के रूप में 250 रुपए स्वीकार किए थे सच होती, तो उसे उक्त रिपोर्ट का विरोध करने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर यह होता कि 250 रुपए सीमांकन शुल्क के थे, तो फिर उसका विरोध करने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए एक गवाह है के रूप में परखा, लेकिन उनके साक्ष्य में स्वीकृति कि उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने सीमांकन शुल्क के रूप में पैसे स्वीकार किए थे और वह रसीद बुक जारी करने के लिए अलमारी से रसीद बुक लेने जा रहे थे, गलत है। साथियों, जो अभियुक्त है, अभियुक्त के द्वारा
एक बचाव साक्षी प्रस्तुत किया गया। बचाव साक्षी ने कहा कि ये जो रुपए थे, शिकायतकर्ता ने 250 रुपए दिए थे और अभियुक्त अपनी टेबल से उठा, अलमारी के लिए जा रहा था कि रसीद काट के दे दे, इतने में सतर्कता टीम ने पकड़ लिया। तो इस चीज को भी न्यायालय ने नकार दिया। क्या कर दिया? शिकायतकर्ता को रसीद देना, उसके तुरंत बाद आरोपी को छापेमारी दल ने पकड़ लिया और उसे शिकायतकर्ता का कोई भी रसीद जारी करने से भी रोक दिया गया। यह दर्शाता है कि उसने पहली बार अदालत में बयान दिया है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता को रसीद देना और उसके तुरंत बाद आरोपी को छापेमारी दल ने पकड़ लिया। उसे शिकायतकर्ता को कोई भी रसीद जारी करने से भी रोक दिया गया। यह दर्शाता है कि उसने पहली बार अदालत में बयान दिया। अगर वह मौके पर मौजूद था और सीमांकन शुल्क के तौर पर पैसे दिए गए होते तो वह अपने प्राधिकारी के सामने शोर मचा सकता था कि निर्दोष आरआई को फंसाया गया है। अगर माननीय न्यायालय ने कहा, विचारण न्यायालय ने कहा कि अगर जो भी बचाव साक्षी है अभियुक्त का, उसने ऐसा पाया था कि शिकायतकर्ता ने 250 रुपए सीमांकन शुल्क के दिए थे और जो अभियुक्त है वो उसने बकायदा रसीद डायरी निकाली और रसीद काट के काटी, लेकिन उसको देने नहीं दिया गया, तो अगर ऐसा कुछ था तो शोर मचा सकता था, कह सकता था कि आरआई को झूठा फंसाया गया है। क्या किया गया है? झूठा फंसाया गया है। ऐसी स्थिति में उसका सबूत बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए इस सबूत को विचारण न्यायालय ने माना नहीं, कहा कि इस प्रकार जो उसका डिफेंस है वो कैंसिल कर दिया, यानी कि जो अभियुक्त है अभियुक्त का बचाव कैंसिल कर दिया गया। किसके द्वारा कैंसिल कर दिया गया? विचारण कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उसका सबूत बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है और इसे आरोपी के बचाव सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए स्वीकार और भरोसा नहीं किया जा सकता, ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास न किया जाए और उसे खारिज किया जाए, जिसके समर्थन में शिकायतकर्ता PW5 के भारी सबूत हैं जो PW7 और आयु सहित अन्य जाल गवाहों के सबूतों से पुष्ट होते हैं। इस प्रकार से क्या किया गया? विचारण कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त है उसके बचाव को काट दिया गया। साथियों, जो अपील करता है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा पीसी एक्ट की धारा 20 के तहत अनुमान को खारिज करने के लिए उठाए गए बचाव पक्ष के तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथियों, विचारण कोर्ट में जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा धारा 20 के तहत जो बचाव उठाया गया था उसको भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथियों, हमने कई बार बताया है कि अगर आप सजेशन नहीं देंगे तो उस चीज का फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट है उसको सजेशन में पूछना जरूरी है। तो साथियों, इसमें अपीलकर्ता के जो विद्वान वकील थे, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा पीसी एक्ट की धारा 20 के तहत अनुमान को खारिज करने के लिए उठाए गए बचाव पक्ष के तर्क को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पढ़ा गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी अपीलकर्ता ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में म्यूटेशन के लिए शुल्क के रूप में कथित रूप से दागी धन की स्वीकृति के बारे में अपने बचाव पर एक विशिष्ट तर्क दिया है। उक्त कथन की पुष्टि उन्होंने इस अमीन के साक्ष्य को पेश करके की जो जाल बिछाए जाने के समय वास्तव में मौके में मौजूद था, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील के द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में उनसे पूछे गए प्रश्न संख्या 10 और 17 को उजागर किया गया है। साथियों, देखिए, जब प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है तब उस समय फिर 313 के बयान भी होते हैं। जब 313 के बयान हुए हैं तो 313 के बयान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभियुक्त से। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या था वो हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 10 में PW1 और 5 की गवाही से पता चलता है, PW1 और 5 इनकी गवाही से पता चलता है कि उन्हें दिए गए निर्देश के अनुसार वे आपके कार्यालय गए। यानी कि जो 1 और 5 हैं इनकी गवाही से ये पता चलता है कि उन्हें जो निर्देश दिए गए थे
उन निर्देश के अनुसार वे आपके कार्यालय गए, यानी आपके कार्यालय नहीं, आरोपी के कार्यालय गए। कौन? 1 और 5। PW1 के साथ आपके कार्यालय में दाखिल हुआ। ये आरोपी का मान लीजिए कार्यालय है। क्या है? ये आरोपी का कार्यालय हो गया। ठीक, ये आरोपी का कार्यालय है। यहां पर कौन कौन जा रहा है कार्यालय में? 2 लोग जा रहे हैं, 1 और 5, यानी शिकायतकर्ता के साथ में एक गवाह भी है। साथियों, PW1 के साथ आपके कार्यालय में दाखिल हुआ, जिसे आपने अपने रिश्तेदार के रूप में पेश किया था। फिर आपने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह आपके पहले के सौदे के अनुसार पैसे लेकर आया है। उसने आपकी मांग पर दागी हुई रकम आपको सौंप दी। आपने दागी हुई रकम को गिना और उसे पेपर वेट के नीचे अपनी मेज पर रख लिया। इसके तुरंत बाद PW1 ने छापा मारने वाली टीम को पहले से तय संकेत दिया, जो तुरंत आपके कार्यालय के अंदर भाग गई। आपका क्या कहना है? इसमें शिकायतकर्ता ने 55 प्लॉटों के संबंध में 8 म्यूटेशन के मामले में सीमांकन शुल्क के रूप में राशि का भुगतान किया, लेकिन मुझे उनके काम के लिए रिश्वत के रूप में उक्त राशि नहीं मिली। साथियों, इसमें जो अभियुक्त है उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता ने 55 यानी 55 प्लॉटों के संबंध में 8 म्यूटेशन, कितने? 8 म्यूटेशन मामले में सीमांकन शुल्क के रूप में राशि का भुगतान किया, लेकिन मुझे उनके काम के लिए रिश्वत के रूप में उक्त राशि नहीं मिली। यानी कि उन्होंने कहा कि शुल्क के रूप में मिली, ना कि रिश्वत राशि के रूप में। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपूर्ण साक्ष्य सुनने के बाद आपके पास कहने को और क्या है? तो शिकायतकर्ता ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। तो उत्तर था, क्या उत्तर दिया गया आरोपी की तरफ से कि जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता के द्वारा सरकारी जमीन पर क्या किया गया है? अतिक्रमण किया गया है। शिकायतकर्ता ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। जब जो आरआई अभियुक्त है इनके द्वारा देखा गया तो इसका विरोध इनके द्वारा किया गया। तो बदले की भावना से, यानी बदले की भावना से जो शिकायत करता है, बदले की भावना से शिकायतकर्ता ने क्या किया है? बदले की भावना से इस प्रकार की कार्रवाई की है। बदले की भावना से मुझ पर यह झूठा मामला थोपने लगा, यानी बदले की भावना से झूठा केस बनवाया है। उसने सीमांकन शुल्क के रूप में 250 रुपए का भुगतान किया। उस समय मेरे कार्यालय में आरआई ने कहा कि उस समय उनकी जो कार्यालय, जो अभियुक्त आरआई हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो शिकायत करता है उनके द्वारा जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क, उसकी राशि 250 रुपए प्रस्तुत की थी, ना कि रिश्वत की। और जो कलेक्शन करते हैं वो अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। कहां पर? इसी कार्यालय में। मैंने उनसे 220 रुपए की रसीद लाने को कहा, लेकिन उक्त रसीद जारी होने से पहले ही मुझे छापा मारने वाली टीम ने पकड़ लिया। यानी कि जो आरआई है उनका कहना था कि जो कलेक्शन मुहर्रर है, कौन है? कलेक्शन मुहर्रर है, जो रुपए कलेक्ट करते हैं, उनसे आरआई ने कहा कि आप 220 नंबर की रसीद ले करके आओ। इतना कहना ही था कि सतर्कता टीम के द्वारा अभियुक्त को पकड़ लिया गया और अभियुक्त ने कहा कि वह निर्दोष है। क्या है? वह निर्दोष है। अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए उपयुक्त रुख की पुष्टि अपीलकर्ता ने DW1 के माध्यम से अपने बचाव के साक्ष्य में की। इस चीज की पुष्टि किसके द्वारा की गई? जो मुहर्रर है उसको पेश करके आरआई के द्वारा, जो अभियुक्त है उनके द्वारा की गई कि ये जो बात आरआई ने अपने 17 नंबर प्रश्न के उत्तर में कहा कि रसीद काटने के लिए जैसे ही क्लर्क को कहा कि बुक निकालो, वैसे ही सतर्कता टीम ने पकड़ लिए। इसकी पुष्टि किसने की? जो भी मुहर्रर था उसने भी पुष्टि की।
अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए उपयुक्त रुख की पुष्टि अपीलकर्ता ने अपने जो बचाव साक्षी उसके माध्यम से की, जिसने अपनी गवाही में अन्य बातों के साथ साथ और भी बातें बताई। साथियों, जो पेश किया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? आरआई के द्वारा जो पेश किया गया था गवाह, उसने क्या क्या और बताया है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो बचाव साक्षी है उसने क्या क्या बताया? बचाव साक्षी ने कहा कि वह सुबह 7-8 बजे कलेक्शन के लिए अभिलेखों के साथ अपने कार्यालय से निकले। प्रवेश द्वार पर उन्हें एक प्रफुल्ल पटेल नामक व्यक्ति मिला। उसने आरआई से पूछा कि उसने अपने पिता द्वारा दायर की गए म्यूटेशन मामले में अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की। साथियों, जो बचाव साक्षी है कहा कि सुबह जब हम निकले तो इस मामले का जो शिकायत करता है कार्यालय के गेट पर मिला। कहाँ मिला? कार्यालय के गेट पर मिला। जब कार्यालय के गेट पर मिला तो शिकायतकर्ता ने आरआई से पूछा, किसने? शिकायतकर्ता ने आरआई से पूछा कि उसने अपने पिता द्वारा दायर किए गए म्यूटेशन मामले में अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की। आरआई ने उत्तर दिया कि उसने 4 रुपए प्रति प्लॉट की दर से सीमांकन शुल्क जमा नहीं किया है, जो कि कुल मिलाकर के 55 प्लॉटों के लिए 220 रुपए था, जिसमें सीमांकन की जाने वाली भूमि भी शामिल है। यानी कि आरआई ने कहा कि भैया 55 प्लॉट हैं, उनका भी तो रुपये जमा करो 4 रुपए हिसाब से, यानी 220 रुपए आपका ड्यू है। यह सुनकर शिकायतकर्ता क्या हो गया? नाराज हो गया। शिकायतकर्ता क्या हो गया? नाराज हो गया। बचाव साक्षी बोल रहा अभियुक्त की तरफ से, शिकायतकर्ता क्या हो गया? नाराज हो गया और यह कह के चला गया कि वह उसे देख लेगा। नाराज हो गया और क्या बोला? कि वह उसे देख लेगा। किसको बोला? आरआई को। किसने बताया? ये जो बचाव साक्षी है उसके द्वारा बताया गया। फिर हम राजस्व संग्रह के लिए चले गए। उक्त दिन शाम को लगभग 6 बजे लौटे, यानी 7-8 बजे निकले, 6 बजे शाम को वापस आए। कितने बजे आए? 6 बजे शाम को वापस आए। वापस आते समय बचाव साक्षी ने कहा कि उसने देखा कि जो शिकायतकर्ता एक अन्य व्यक्ति के साथ थे, यानी जो बचाव साक्षी है उसके द्वारा बताया गया कि जो मामले का शिकायत करता है उसके साथ एक व्यक्ति और था, कार्यालय पर मिले। शिकायतकर्ता जो था उसके साथ एक अन्य व्यक्ति था। शिकायतकर्ता ने जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता के द्वारा जो मामले के अभियुक्त हैं उनको अपने पास बुलाया और उसके सामने ही, किसके सामने? बचाव साक्षी ने कहा कि उसके सामने ही सीमांकन शुल्क के 250 रुपए। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जो शिकायतकर्ता ने आरोपी को बुलाया और उसकी मौजूदगी में सीमांकन शुल्क की पेशकश की। फिर आरोपी के पीछे पीछे अपने कार्यालय के अंदर चला गया। साथियों, फिर होता क्या है कि जो आरआई है, आरआई के पीछे पीछे अपने कार्यालय के अंदर चला गया। उसके बाद जो शिकायत करता है कमरे में दाखिल हुआ। जो शिकायत करता है वो कमरे में, ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। शिकायतकर्ता ने 50 रुपए के जीसी नोटों की शक्ल में 250 रुपए से अधिक की रकम बना ली। जो इस मामले के अभियुक्त हैं उनने उक्त धनराशि को अपनी मेज पर रख लिया और मुझसे कहा कि रसीद बुक उठाओ। क्या उठाओ? रसीद बुक उठाओ। म्यूटेशन केस रिकॉर्ड लाने और सीमांकन शुल्क के भुगतान के समर्थन में रसीदें जारी करनी है। क्या करनी है? रसीदें जारी करनी है। क्या करनी है? रसीदें जारी करनी है। साथियों, ये होता है
डिफेंस बचाव साक्षी जो कि स्पष्ट रूप से बोला कि भाई हम सुबह पहुंचे थे, हमारे साथ हमारे अधिकारी भी थे, कार्यालय में ही गेट पर शिकायतकर्ता मिला, शिकायतकर्ता के द्वारा बोला गया कि किससे, अभियुक्त थे, कि रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। शिकायतकर्ता ने कहा कि भैया अपना शुल्क जमा करो। उसके बाद शिकायतकर्ता बोल के चला गया कि देख लेंगे। शिकायतकर्ता से यही बोला गया कि शुल्क जमा करो, फिर शिकायतकर्ता बोल के चला गया नाराज होकर देख लेंगे। उसके बाद जब शाम को 6 बजे वापस आते हैं तो शिकायतकर्ता एक व्यक्ति के साथ वहीं मिलता है ऑफिस में और फिर वह सीमांकन शुल्क देने की बात करता है। फिर उसके बाद कार्यालय के अंदर जाते हैं और जो अभियुक्त है इस मामले के, उनके द्वारा उसको बोला जाता है कि रसीद बुक निकालो। क्या निकालो? रसीद बुक निकालो। इसके बाद होता क्या है कि कितने रुपए दिए? 250 रुपए दिए थे। कितने दिए? 250 रुपए दिए, लेकिन रसीद कितनी की हो रही? 220 की हो रही। 250 रुपए का भुगतान के जिस संबंध में उसके पिता ने म्यूटेशन आवेदन किया था, जिसके लिए उसने अपने मुहर्रर से कहा कि वह उक्त राशि के समर्थन में रसीद दे और शेष 30 रुपए वापस कर दे। यानी जो अभियुक्त RI है उसके द्वारा कहा गया कि भैया आप 220 रुपए काट लो। किससे कहा गया? बचाव साक्षी से, और 30 रुपए वापस कर दो। क्या कर दो? 30 रुपए वापस कर दो। सतर्कता छापेमारी दल ने रसीद बुक और म्यूटेशन आवेदनों के साथ मुझसे 250 रुपए की धनराशि भी जब्त कर ली। इसके बाद जो बचाव साक्षी ने कहा कि जो सतर्कता टीम ने रेड किया और उसके पास से 250 रुपए की राशि, रसीद बुक, ये सारी चीजें जब्त कर ली। यह तथ्य नहीं है कि शिकायतकर्ता ने म्यूटेशन मामले में अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए आरोपी को 250 रुपए रिश्वत के रूप में दिए। उक्त बचाव पक्ष की गवाह ने अभियोजन पक्ष द्वारा विस्तृत जिरह सहन की, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने पक्ष में कुछ भी स्पष्ट नहीं करा सका, बल्कि जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा। साथियों, इस संबंध में जिरह भी हुई, लेकिन जो बचाव साक्षी है अपनी बात में अडिग रहा। उसने बिल्कुल उन्हीं सारी चीजों के स्पष्ट रूप से जवाब दिए कि हाँ, इस प्रकार से जो RI अभियुक्त है उसके द्वारा बोला गया था, उसके कहने पर उसने रसीद निकाली। रसीद से 30 रुपए वापस करना था, लेकिन उसके पहले ही क्या किया गया? उसको पकड़ लिया गया। साथियों, इसमें एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें होता क्या है, अभियुक्त द्वारा की गई मांग की असामान्य प्रकृति के आरोप के मद्देनजर अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान बहुत महत्वपूर्ण है। PW5 ने अपने साक्ष्य में कहा कि जो PW5 है PW5 है शिकायतकर्ता, PW5 ने अपने साक्ष्य में कहा कि जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त ने काम करने के लिए 1000 रुपए की मांग की थी। कितने की थी? 1000 रुपए की मांग की थी। कहा कि इसमें उसे बहुत समय लगेगा। PW5 जो कि नकली है ने इतनी रकम देने में असमर्थता जताई। 1/11/1991 को अभियुक्त ने रिश्वत की मांग घटाकर 600 रुपए कर दी। कितनी कर दी? 600 रुपए कर दी। और इसके बाद PW ने अगले दिन 250 रुपए देने की सहमति, उसके अगले दिन 250 रुपए देने की सहमति जताई। साथियों देखिए, 1000 रुपए की मांग की गई, फिर 1/11/1991 को 600 हुआ, फिर अगले दिन 250 रुपए की सहमति हुई। 1000 रुपए की मांग बाद में घटकर, जो 1000 रुपए थे, मांग घटकर 600 रुपए में हो गई। कितने में हो गई? 600 रुपए में हो गई। उसके बाद कितने में हो गई? 250 रुपए देने का समझौता असंभव लगता है। न्यायालय ने कहा कि 600 रुपए पर बात हो गई, फिर 250 रुपए देने की जो बात है, समझौता संभव लगता है, खास तौर पर आरोपी द्वारा दी गई बचाव दलील के मद्देनजर। जो आरोपी ने दलील दी है कि साथियों बात जब 600 रुपए की हो गई और 250 रुपए, इसमें आरोपी ने स्पष्ट रूप से दलील दी। क्या दी? स्पष्ट रूप से दलील दी। क्या दलील दी? कि जो बचाव साक्षी पेश किया, बचाव साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी के द्वारा उससे बोला गया था और यह भी कहा गया था कि 30 रुपए वापस भी करना है। जब शिकायतकर्ता ने
इसमें एक चीज और स्पष्ट रूप से आई है कि रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया कि सीमांकन शुल्क 4 रुपए प्रति प्लॉट की दर से भुगतान किया जाना था। जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि जो शुल्क है यानी सीमांकन शुल्क है वह 4 रुपए प्लॉट के हिसाब से था। कितना? 4 रुपए प्लॉट, यानी एक प्लॉट का कितना? 4 रुपए, यानी टोटल 220 रुपए होता है। जबकि शिकायतकर्ता ने 250 रुपए का भुगतान किया तो आरोपी को 30 रुपए वापस करने थे और 220 रुपए प्राप्त करने के लिए उचित रसीद जारी करनी थी। तो साथियों 30 रुपए क्या करने थे? वापस करने थे और 220 की रसीद देनी थी। शायद यही कारण है कि कथित दागी नोट प्राप्त करने के बाद आरोपी ने पैसे मेज पर रख दिया और रसीद जारी करने की तैयारी कर रहा था। साथियों यही कारण है कि जो रुपए हैं, रुपए पैसे उनको कहाँ रख दिया? आरोपी ने टेबल पर रख दिया और रसीद उठा करके उन रसीद जारी करने की तैयारी की, साथ ही साथ रुपए भी वापस करने थे। उस समय छापा मारने वाली टीम ने अपीलकर्ता को फंसा लिया और रसीद जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने से रोक लिया। तुरंत ही ट्रैप टीम आ गई और उन्होंने रसीद जारी करने से रोक लिया। मामले के इस पहलू को विचारण कोर्ट ने उचित रूप से नहीं समझा। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पहलू को विचारण कोर्ट के द्वारा नहीं समझा गया। क्या नहीं किया गया? विचारण कोर्ट के द्वारा नहीं समझा गया। विचारण कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में बचाव पक्ष की दलील को पर्याप्त रूप से देखने और सही परिप्रेक्ष्य में उसकी सराहना करने की बजाय केवल एक सरसरी टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी ये है कि आरोपी की ओर से तर्क दिया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 250 रुपए रिश्वत के रूप में नहीं बल्कि 55 भूखंडों के संबंध में सीमांकन शुल्क के रूप में 220 रुपए प्राप्त किए थे, जिनके म्यूटेशन के लिए 4 रुपए प्रति भूखंड की दर से आवेदन किया गया, जिसके समर्थन में उनके द्वारा एक बचाव साक्षी प्रस्तुत किया गया जो ऐसे भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को रसीद जारी करने वाला था, लेकिन वह रसीद जारी नहीं कर सका क्योंकि सतर्कता छापा करने वाले दल ने आरोपी को पकड़ लिया और बचाव साक्षी को कोई भी रसीद जारी करने से भी रोक दिया। तो इस प्रकार से जो विचारण कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में टिप्पणी की है वो हमने आपको बताई कि इस प्रकार से बचाव साक्षी ने बोला। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि उनके विचार से बचाव पक्ष द्वारा अपनाए गए रुख को, जिसे अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर साबित किया गया है, विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी जो अभियुक्त है, अभियुक्त के द्वारा जो बचाव पेश किया गया है उसको भी विशेष रूप से देखना चाहिए था। किसको? विचारण कोर्ट को। विचारण कोर्ट को जो बचाव के रूप में पेश किया गया बचाव पक्ष की तरफ से, उसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बचाव पक्ष की दलील का संकेत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें 220 का भुगतान होना था, 30 रुपए वापस होने थे और 250 रुपए की पूरी ट्रैपिंग है। अपीलकर्ता के विद्वान के जो अपीलकर्ता के विद्वान अभियुक्ता हैं, अभियुक्त अधिवक्ता हैं, जो अभियुक्त अपीलकर्ता हैं, इनके जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए और अपने तर्क में कुछ निर्णय भी पेश किए गए। निर्णय में एक निर्णय यह भी बताया गया, जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया। इसमें 2014-13 SCC 55 में रिपोर्ट किया गया। इस जजमेंट का जो पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 8 इस पर जोर दिया गया। पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 8 पर जोर दिया गया। पैरा नंबर 7 जो कि धारा 7 के तहत अपराध का सवाल है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध रिश्वत की मांग उक्त अपराध को गठित करने के लिए अनिवार्य है। जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2014 का मामला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पैरा नंबर 7 है, पैरा नंबर 7 में धारा 7 की बात की गई है। धारा 7 के तहत अपराध का सवाल है।
कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध रिश्वत की मांग उक्त अपराध को गठित करने के लिए अनिवार्य है। क्या जरूरी है? अवैध रिश्वत की मांग की जाना बहुत जरूरी है। केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती। अगर करेंसी नोट की जो बरामदगी है वह अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जरूरी क्या है? अवैध यानी डिमांड बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सभी उचित संदेह से परे साबित ना हो जाए, यह भी सभी उचित परे से संदेह साबित ना हो जाए कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसा स्वीकार किया है, यह जानते हुए कि यह रिश्वत राशि है। जो आरोपी है उसने यह जानते हुए स्वीकार किया हो कि वह जो राशि है वो रिश्वत की राशि है, फिर उसको स्वीकार किया है। तो साथियों, इस प्रकार कहा कि सभी उचित संदेह से परे साबित ना हो जाए कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए हैं, यह जानते हुए कि रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के तौर पर सीएम शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज 2, सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इसी प्रकार एक पैरा 7 हो गया। पैरा 8 में क्या कहा है? वर्तमान मामले में जहां तक अभियुक्त की मांग का शब्द है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इसमें शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। किसका नहीं किया? अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की जब कथित तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को पैसे सौंपे गए थे, ताकि यह साबित हो सके कि आरोपी द्वारा की गई किसी मांग के परिणाम स्वरूप यह पैसा दिया गया है। साथियों, अभियोजन पक्ष के द्वारा और कोई बयान नहीं करवाए गए। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद जब लेन देन हुआ, लेन देन के समय जो भी मौजूद गवाह थे उनके बयान नहीं करवाए गए। किसके द्वारा? अभियोजन पक्ष के द्वारा बयान नहीं करवाए गए। जब शिकायतकर्ता ने खुद ही LW9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत में जो कहा था उससे इनकार कर दिया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने कोई मांग की थी, तो PW1 के साक्ष्य और एक्सटेंशन P11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त सामग्री आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई मांग का सबूत पेश करती। इसलिए यह मानने के लिए इच्छुक है कि विचारण कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा की गई कथित मांग को साबित करने में सही नहीं माना। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री आरोपी के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में इस तरह के कब्जे को आरोपी ने खुद स्वीकार किया। मांग के सबूत के बिना आरोपी से मुद्रा नोटों का केवल कब्जा बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध को साबित नहीं करेगी। जहां तक धारा 13(1)(d)(1) और सेकंड के तहत अपराध का संबंध है, उपरोक्त भी निर्णायक होगा, क्योंकि अवैध परितोष की मांग के किसी भी सबूत के अभाव में किसी भी मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में स्थिति का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उन्होंने गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन केरल उच्च न्यायालय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया। इसके बाद सूरजमल बनाम राज्य में इस न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि केवल दूषित धन की वसूली जिन परिस्थितियों में इसे भुगतान किया गया है उससे अलग अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब मामले में मूल साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, रिश्वत के भुगतान को साबित करने या दिखाने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए हैं, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है, किसी भी सबूत के अभाव में केवल वसूली ही अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं कर सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अगर यह जानते हुए आरोपी स्वेच्छा से, यह जानते हुए उस राशि को कि यह राशि रिश्वत की है, उसको स्वीकार करता है, क्या करता है? स्वीकार करता है, तब फिर माना जाएगा कि उसने ली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके विपरीत सतर्कता विभाग के विद्वान अधिवक्ता, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया और कहा गया कि विचारण कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सही है और उनकी तरफ से भी
अपने तर्क रखे गए, निर्णय दिए गए। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि जो अपीलकर्ता अभियुक्त है संदेह के लाभ का पाने का हकदार है। जो अपीलकर्ता अभियुक्त है उसको संदेह का लाभ देकर के हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। तो साथियों, इस संबंध में हमने आपको जो मेन चीजें बताई, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें एक चीज जो निकल करके आई है वह है सजेशन। इस केस में कुछ चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली कंडीशन ये है कि सजेशन यानी सुझाव देना बहुत जरूरी है। आपका जो डिफेंस है, डिफेंस से रिलेटेड सुझाव आपको देना है। शिकायतकर्ता के क्रॉस में भी उस चीज का सुझाव का जिक्र होना चाहिए। साक्षी जो भी रिलेटेड है उनसे और आयु से उस चीज का सुझाव जरूर होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, जो मौके पर मौजूद बचाव साक्षी था, जो अभियुक्त के द्वारा पेश किया गया था बचाव साक्षी, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो राशि है, राशि सीमांकन शुल्क के लिए थी और उसे दी जा रही थी ताकि वह रसीद काट करके रसीद शिकायतकर्ता को दे और 30 रुपए भी वापस करे। तो साथियों, इस चीज को क्लियर कट किया गया कि 55 प्लॉट थे, 4 रुपए के हिसाब से 220 हो रहे हैं और 30 रुपए वापस किए जाने थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ट्रैप कर लिया। फिर इसमें मेन महत्वपूर्ण बात जो निकल के सामने आई है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मांग नहीं है, अवैध मांग का होना जरूरी है। कैसे? मांग अवैध का होना चाहिए, अवैध मांग होनी चाहिए। और अगर मांग नहीं है तो फिर राशि जो बरामद हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट निकल करके सामने आए हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।